सास का स्कूल में पहला दिन। ये सब क्या है माँ? एक हफ्ते में आपने पूरा 10,000 रुपये खर्च कर दिया है। अरे इस तरह से तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे कितनी बार समझाया कि हिसाब करके पैसे दिया करो, लेकिन आप हो कि जैसा लोग कहते हैं वैसे ही उन्हें पैसे दे देती हो। तुम जैसी अनपढ़ गंवार औरत से शादी करने से तो अच्छा होता कि मैं शादी ही नहीं करता। अरे तुम दोनों मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? भला कोई इंसान मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? तू ही बता। अब ये लोग जितने पैसे बोलते हैं उतने पैसे तो मुझे देने ही होंगे। अरे लोग आपको लूटते हैं और आप लुट जाती हो। एक औरत होकर आप हिसाब किताब नहीं देख सकती हो। गोमती ये सब सुनकर रोने लगती है। रोते हुए अपने बेटे से कहती है, एक एक रुपया जोड़कर मैंने तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है, और तुम्हें पढ़ाने के चलते मैं खुद नहीं पढ़ पाई। जिस उम्र में मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, उस उम्र में तो मुझे शादी करके तुम्हारे पिताजी के साथ बांध दिया गया। अब बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे माँ, आपके इन आंसुओं से कोई जीत नहीं सकता है। अब मैं आपको क्या ही बोलूं यार। चलो रोना बंद करो। अंकित अपनी माँ को चुप करवाने के बाद ऑफिस निकल जाता है। इसी बीच गोमती घर पर पंडित को बुलाकर उनसे कहती है, देखिए पंडित जी, मुझे मेरे बेटे के लिए बढ़िया सी लड़की दिखाओ जो हमारे घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ सके। ये लीजिए, ये सारी फोटोज लड़कियों की है। जो आपको पसंद आ जाए मुझे बता दीजिएगा। पंडित की दिखाई हुई फोटो में से गोमती को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। मुझे इनमें से कोई लड़की पसंद नहीं आई। कोई और अच्छी लड़की दिखाओ ना पंडित जी। पंडित अपने झोले को टटोलने लगता है। तभी उसे एक लड़की की फोटो मिलती है। अरे ये वाली फोटो तो रह ही गई। ये लो, इसे देखो बहन जी। इस लड़की को आप मना नहीं कर पाओगी। जैसा कि पंडित ने कहा था, गोमती फोटो देखते ही उस लड़की से शादी करवाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही दिनों में गोमती अपने बेटे की शादी कर देती है। शादी में भी वो जरा सी बचत नहीं कर पाती और जो काम थोड़े पैसों में हो जाना चाहिए वो भी वो ज्यादा पैसों में कर देती है। शादी के बाद निहारिका अंकित से शादी करके घर आती है और अपनी सास के घर चलाने के तरीके को देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? धोबी वाले को इतने सारे पैसे क्यों दे रही हो? ये सब देखकर धोबी सूट हो जाता है। अरे ये बहुरानी तो हमारा भांडा ही फोड़ देगी है। ये काम करता हूँ, पतली गली से सटक लेता हूँ। ऐसा कहकर धोबी वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी निहारिका उसे रोक लेती है। रुकिए धोबी भाई साहब, अभी तो आपको भी हिसाब देना है। तो चलिए बताइए, पूरे महीने में आपने कितनी बार कपड़े इस्त्री करके दिए हैं और कितनी बार नहीं? क्योंकि पैसे तो आप पूरे महीने के ले रहे हो और कपड़े कुछ समय गए हैं और कुछ समय नहीं गए हैं। धोबी के पसीने छूट जाते हैं और वो एक एक करके सब कुछ बताता है, जिसके चलते उसके केवल आधे ही पैसे बन पाते हैं। इसका मतलब तुम इतना बड़ा घपला कर रहे थे। आज अगर मैंने ये ना देखा होता तो तुम तो फिर से माँ जी को लूट लेते। निहारिका उसे उसकी मेहनत के पैसे दे देती है और उसे भगा देती है, जिसके बाद वो अपनी सास के लिए कुछ सोचती है। शाम को जब अंकित ऑफिस से घर वापस लौटता है तो वो अपने पति से कहती है, मैं जानती हूँ कि ये आपको बहुत अटपटा लगेगा, लेकिन माँ जी आपको पढ़ाने के कारण पढ़ नहीं पाई। मैंने सोचा क्यों ना हम माँ जी को भी स्कूल भेज दे ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है हा? ये उम्र उनकी पढ़ाई की नहीं है, बल्कि घर में आराम करने की है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। माँ जी अगर पढ़ लेंगे तो घर में दिक्कत नहीं आएगी। निहारिका अंकित से अपनी सास को पढ़ाने के लिए मना लेती है, जिसके बाद निहारिका अपने पति अंकित के साथ स्कूल में जाकर अपनी सासू माँ का एडमिशन करवा देती है। ये क्या पागलपन है बहू? इस उम्र में मैं पढ़ूंगी तो लोग मेरा तमाशा बना देंगे और मुझे उल्टा सीधा भी कहेंगे। आपको किसी की बातें नहीं सुननी, आपको केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। निहारिका अपनी सास के लिए स्कूल यूनिफॉर्म लेकर आती है और उन्हें पहना देती है। स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के बाद गोमती को बहुत शर्म आती है। नहीं बहू, मैं ये कपड़े पहनकर नहीं जा सकती। मैं साड़ी में ही चली जाऊंगी। देखो माँ जी, अगर आप स्कूल में साड़ी पहनकर जाओगी तो बच्चे आपको स्टूडेंट नहीं बल्कि टीचर समझेंगे और वहाँ आपको पढ़ने जाना है। ये स्कूल का नियम है। हर स्टूडेंट को यूनिफॉर्म पहननी ही पड़ती है। अब चलो, मैं आपको स्कूल छोड़ने चलती हूँ। निहारिका सास को घर से बाहर लेकर आती है और उसे देखते ही गांव की कुछ औरतें हंसते हुए कहती हैं, अरे वो देखो, ई पगलोल अधेड़ उम्र माँ यूनिफॉर्म पहनत है। लगता है बुढ़ी की अकल सठियाई गई है। अरे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इसका कुछ नहीं हो सकता। गवार है, गवार ही रहेगी। देखा ना बहू तुमने, गांव की औरतें मेरे बारे में क्या क्या बोल रही है। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम रहने दो, मैं घर में जा रही हूँ। गोमती घर में जाने लगती है कि तभी निहारिका उसका हाथ पकड़ लेती है
माँ जी, आज आपका स्कूल का पहला दिन है और आप अपना पहला दिन मिस नहीं कर सकती। निहारिका उसे अपने साथ कार में बैठाती है और स्कूल ले जाती है। स्कूल में आने के बाद जब स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अपनी दादी की उम्र की औरत को स्कूल के यूनिफॉर्म में देखते हैं तो उसके ऊपर हंसने लगते हैं। दादी अम्मा कहाँ को चली? अरे देखो तो सही, आज तो दादी अम्मा ने हमारे जैसे स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है। बहू, तूने मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया है। अब तो बच्चे भी मुझे चिढ़ा रहे हैं। चिढ़ाने दो माँ जी, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। आपको पढ़ाई करनी है ताकि आपको कोई गवार न कह सके। निहारिका के समझाने के बाद गोमती स्कूल के अंदर आती है, जिसके बाद वो क्लास में बैठ जाती है और सभी बच्चे उसकी तरफ देख रहे होते हैं। जैसे ही क्लास की अध्यापिका क्लास के अंदर आती है, वो गोमती को देखकर कहती है, अरे अम्मा, आप यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ आप, ये तो बच्चों की क्लास है। हाँ, स्कूल में आज मेरा पहला दिन है और इस क्लास का भी पहला दिन है। गोमती के मुंह से ये सुनते ही टीचर बहुत जोर से हंसती है। पोते पोती को इस उम्र में कहानी सुनाने की जगह आप कक्षा में पढ़ने आई हो, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? एक टीचर होकर तुम ऐसा कह रही हो? क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती? गोमती की आवाज सुनते ही टीचर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो गोमती से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सोचा ही नहीं। आपका पूरा हक है पढ़ाई करने का और मैं आपको अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश करूंगी। शुरू में तो गोमती का पहला दिन बहुत बुरा जाता है, लेकिन जब टीचर उसके साथ अच्छे से बर्ताव करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लंच में भी कुछ बच्चे उसके हाथ से उसका टिफिन छीन लेते हैं और शाम को जब वो घर वापस लौटती है तो उसकी बहू उसके स्कूल के पहले दिन के बारे में पूछती है। मुझे बहुत बुरा लगा जब बच्चों ने मुझे सताया, छेड़ा, मेरा टिफिन छीन लिया, लेकिन बाद में टीचर ने मुझे अच्छे से समझाया और देखो, मैं ये काम करके लाई हूँ। गोमती की कॉपी देखकर निहारिका बहुत खुश होती है। ये तो बहुत सुंदर तरीके से काम किया है, लेकिन माँ जी, अभी आपको और पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। निहारिका के कहने पर गोमती रोजाना स्कूल जाती है और अच्छे से पढ़ाई करती है। देखते ही देखते गोमती को हिंदी इंग्लिश पढ़ना आ जाता है और वो अब हिसाब किताब भी अच्छे से करने लगती है। जब गांव की कुछ औरतों को ये पता चलता है तो वो अचंभित रह जाती है। अरे कुछ औरतों ने मुझे कहा था कि मैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। मैं तो कहती हूँ शिक्षा का अधिकार सबको है और तुम सभी भी शिक्षित हो जाओ, तभी अपना घर सही से चला पाओगी बहन। गांव की औरतें गोमती से इंस्पायर होती है और वो भी स्कूल जाकर पढ़ना शुरू कर देती है। एक गोमती के चलते पूरे गांव में औरतों को शिक्षा का ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। अब वो खुद भी एक टीचर बनकर स्कूल में अपनी जैसी उम्र की औरतों को पढ़ाती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए समझाती है। अंजू के दो बेटे आयुष और दीपक थे। बड़े बेटे आयुष की शादी गरीब घर की नित्या से होती है। फिर कुछ सालों बाद दूसरे बेटे दीपक की शादी विधि नाम की अमीर लड़की से होती है, जिससे अमीरी का बहुत घमंड था। कुछ ही समय में दोनों बहू घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती हैं, लेकिन विधि धीरे धीरे अपना असली घमंडी रूप दिखाने लगती है। ऐसे ही एक दिन अंजू अपनी दोनों बहू से कहती है, अरे बहू, शाम को हमें निर्मला के गृह प्रवेश में जाना है, तो दोनों अच्छे से तैयार हो जाना। माँ जी, आप मेरी फिक्र मत करिए, मेरे पास तो 10,000 की एक बहुत ही सुंदर महंगी साड़ी है जिसे मैं पहनकर चलूंगी और मैं सुंदर भी हूँ। लेकिन आपकी बड़ी बहू जो कि काली है, उस पर तो इतने महंगे कपड़े भी नहीं है, फिर क्या लपेट कर जाएगी, ऊपर से काली। आपकी बेइज्जती ना हो जाए कहीं। बहू, जबान संभाल कर बात कर, वो तेरी जेठानी है। हाँ है वो काली, लेकिन तेरी तरह वो पैसे का घमंड नहीं करती। कोई बात नहीं माँ जी, जाने दीजिए। देख लेना आप माँ जी, सबसे ज्यादा सुंदर तो मैं ही लगूंगी। ये कहकर दोनों बहू तैयार होकर अपनी सास अंजू के साथ पार्टी में पहुंचती हैं, तो निर्मला और उसकी बहू कहती है, अरे अंजू, ये तू अपनी हीरे जैसी बहू के साथ काली कोयले जैसी बहू को क्यों लाई है? कोई बात नहीं माँ जी, वो अपने दोनों बेटों के लिए दो अलग अलग वैरायटी की बहू लाई है। देख लिया माँ जी आपने, मैंने बोला था ना काली जेठानी को मत ले जाइए, लेकिन आपने सुना नहीं। बस कर छोटी बहू, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या कहूँ। खैर जा, अंजू अपनी काली गोरी दोनों बहुओं को खाना खिला दे। अगर निर्मला तुझे ऐसे ही बेइज्जती करनी है तो बता दे, हम अभी इस पार्टी से चले जाते हैं। अरे आंटी जी, माँ जी की बातों का बुरा मत मानिए, जाइए एंजॉय कीजिए पार्टी। ये सुनकर अंजू अपनी दोनों बहू के साथ पार्टी का खाना खाती है। वक्त बदलता है, अंजू की दोनों बहुएं उसके साथ कहीं भी जाती थीं तो आसपास के लोग उसे काली गोरी बहू का ताना दिया करते थे
और गोरी बहू हमेशा अपनी अमीर होने का घमंड दिखाया करती थी। 3 साल बाद दोनों बहू एक साथ गर्भवती होती हैं और एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती हैं। नित्या को उसकी तरह काली बेटी हुई थी, जबकि विधि ने गोरी बेटी को जन्म दिया था। इस बात पर विधि खुश तो थी, लेकिन अगले दिन ही उसके रोने की आवाज से कहती है, ओफो, ये कितना रो रही है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इसकी रोने की आवाज सुनकर। माँ बनकर गलती कर दी मैंने, कौन संभालेगा इसे। लेकिन माँ जी रट लगाए बैठी थी। ओहो विधि, देखो भारती कितनी रो रही है, जरा इसे चुप करवा लो, मैं सो नहीं पा रहा। मैं क्या अकेले देखूं? भारती तुम्हारी भी तो बेटी है, तुम ही संभालो। अरे यार, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर नहीं सोया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, चुप कराओ इसे। ऐसा कहकर दीपक शोर की वजह से दूसरे कमरे में सोने चला जाता है। वहीं विधि भी अपनी बेटी को रोता हुआ छोड़कर खुद सो जाती है। ऐसे में नित्या भारती की रोने की आवाज सुनकर उसे ले लेती है और विधि से कहती है तो विधि उल्टा सुना देती है और नित्या खुद भारती को चुप कराने लगती है। हले ले 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 भारती बेटा, क्या हुआ? मेरी बेटी क्यों रो रही है? भूखी भूखी लगी है क्या? बड़ी मम्मा है ना, दूध पिलाएंगी। जिसके बाद नित्या उसे अपना दूध पिलाती है। तभी उसकी बेटी भी रोने लगती है, तो वो दोनों बच्चों को एक साथ खिलाने लगती है। दोनों बच्चे खुशी से उसके साथ खेल रहे थे। दिन गुजरते हैं। अपनी अमीरी का घमंड दिखाने के लिए अपनी बेटी से तंग होकर विधि अंजू से कहती है, बस माँ जी, अब मैं और ये टॉलरेट नहीं कर सकती। मैंने एक नैनी से बात कर ली है, कल से वो भारती की रखवाली करेगी, उसका खाना पीना एवरीथिंग। पैसे फेंको तो क्या काम नहीं हो जाता। बहू, ये तू क्या बोल रही है? एक बच्चे को माँ की जरूरत होती है, वो माँ के आंचल में पलती है, और तू 15 दिन की बच्ची को किसी और के हाथों सौंप देगी? जो तेरा और उसका रिश्ता है वो मजबूत कैसे होगा? मैं माँ जी की बात से सहमत हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए विधि। भारती को तुम्हारी जरूरत है। मेरी बेटी को किसकी जरूरत है या नहीं, ये फैसला मैं करूंगी। मजबूत रिश्ता माई फुट। माँ जी, आपकी वजह से मुझे भारती को इस दुनिया में लाना पड़ा, वरना मुझे बच्चों का कोई शौक नहीं है। विधि, जो तुम करना चाहती हो मैं ये करने नहीं दूंगी। अगर तुम भारती की परवरिश नहीं कर सकती हो तो अब से मैं उसकी परवरिश की जिम्मेदारी लेती हूँ। ठीक है, शौक से करिए उसकी परवरिश, मैं तो ऑफिस ज्वाइन करूंगी अब। कोई बात नहीं बहू, तू अपनी अमीरी के घमंड में रह। तेरी बातों से इतना तो मैं जान गई हूँ कि तू एक अच्छी माँ नहीं बन पाएगी। जहाँ तक नित्या बहू का सवाल है, तो भले ही वो काली है, लेकिन तू देखना वो दोनों बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश करेगी। वक्त गुजरता है। नित्या एक साथ अपनी दोनों बेटी का ख्याल रखती थी, टाइम पर खाना खिलाती थी, फिर दोनों स्कूल जाने लायक हो गईं। दोनों का एडमिशन साथ में करवाती है और पेरेंट्स मीटिंग भी खुद अटेंड करती है। एक बार भारती ऋतु के साथ खेलते हुए गिर जाती है। उसके पैरों पर चोट लगती है और वो विधि को पुकारती है, माँ मुझे चोट लग गई, जल्दी आइए माँ, खून निकल रहा है। खून निकल रहा है तो मैं क्या करूं? जा अपनी बड़ी माँ के पास। मुझसे क्या बोल रही है? मुझसे अपना कोई काम मत करवाया कर, तेरे आंसू देखकर मैं नहीं पिघलूंगी। अरे माँ जल्दी आओ, भारती के चोट लग गई। भारती बेटा? विधि, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारी अपनी बेटी है वो, और तुम ऐसे बोल रही हो। उस बेचारी के दिल पर क्या गुजरेगी? ऐसी हालत में देखकर नित्या जल्दी से उसके फर्स्ट एड करती है। तभी रोते हुए भारती कहती है, बड़ी माँ, माँ मेरे से इतनी रूठी हुई क्यों रहती है? वो मुझसे बात भी नहीं करती हैं, मेरे स्कूल का होमवर्क भी नहीं करवाती हैं, स्कूल पीटीएम में भी नहीं जाती हैं, जबकि मैं तो उनकी गोरी बेटी हूँ, काली भी नहीं हूँ, जो माँ मेरे साथ सौतेला जैसा व्यवहार करे। बेटा, तुम्हारी मम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन एक दिन वो तुम्हें जरूर अपने सीने से लगाकर बेटी कहेंगी। ज्यादा मत सोचो, मैं हूं ना। बड़ी माँ मुझे नींद आ रही है, लोरी सुना दो। मुझे भी माँ लोरी सुनाओ। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। तू मेरा सूरज है, तू मेरा चंदा है, तू मेरी आँखों का तारा है। तभी नित्या की दोनों बेटी सो जाती हैं। वो विधि की बेटी को उतने प्यार से ही पालती थी जितना कि वो अपनी बेटी को प्यार करती। ऐसे ही एक दिन नित्या अपनी बेटी को पति के साथ घुमाने ले जा रही थी। तभी भारती भी अपनी माँ से घूमने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे डांट कर भगा देती है। इतने सालों में विधि ने सिर्फ अपने काम को प्राथमिकता दी है, बजाय बेटी के। ऐसे में परिवार होने के बाद भी भारती खुद को अकेला महसूस करती थी।
एक दिन स्कूल में आते वक्त वो रोड क्रॉस करती है। एक कार एक्सीडेंट कर देती है उसका, जिसमें उसका बहुत खून बह जाता है। आसपास के लोग तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उसके परिवार वाले आ जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उसका बहुत ब्लड बह गया है और खून की जरूरत है। हे भगवान, माँ जी मैं क्या करूं? मैं भारती को इस हालत में नहीं देख सकती। काश मैं उसकी असली माँ होती तो उसे फौरन अपना खून दे देती। विधि ने हद कर दी है, कम से कम उसे अपनी बच्ची के पास तो होना चाहिए। तभी गुस्से में अंजू विधि को हॉस्पिटल बुलाती है और उसके आने के बाद उसे गुस्से से कहती है, नालायक बेशरम, तू एक अच्छी माँ नहीं है ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को जरा मौत और जिंदगी के बीच देख। उसे खून चाहिए और वो तू ही दे सकती है। नित्या ने तो परवरिश करके अपनी माँ होने का फर्ज निभा दिया, अब तू उसकी असल माँ होने का फर्ज निभा। अगर वो मर गई तो मैं तुझे अपने बेटे की जिंदगी और घर से हमेशा के लिए बेदखल कर दूंगी। शर्म कर, छोटी सी जान है वो तेरी। अपनी सास की बात सुनकर वो रोने लगती है। अपने बच्चे को इस हालत में देखकर वो फौरन डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसका खून उसकी बेटी को चढ़ाता है और बाहर रोते हुए अपनी माँ और जेठानी से वो कहती है, माँ जी, जेठानी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस भगवान से दुआ मांगती हूँ कि मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। मैं उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकती। आज मेरे सीने में जो दर्द हुआ मैं बता नहीं सकती हूँ। काश अब तू अपनी बेटी की परवाह करे। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब उसे गले लगा लेना। जी जेठानी जी। कुछ देर बाद उसकी बेटी होश में आती है और वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है, जिसके बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। वो उसे माथे पर चूमती है और हमेशा उसे एक माँ का प्यार देने का वादा करती है। कुछ दिनों बाद वो माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगते हैं।